बाबा राम रहीम का काला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह तब ढह गया जब उनके आश्रम में होने वाली काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा एक छोटे से अखबार में पब्लिश हो गया। आश्रम की ही रहने वाली एक साध्वी का पत्र किसी तरह तत्कालीन पीएमओ ऑफिस तक पहुंचा और फिर वहां से यह अखबार के दफ्तर भी पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी इंसाफ की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थी। वह मामला जिसे चिट्ठी के सामने आने के बाद पूरी तरह से खुल जाना चाहिए था, उसे सालों तक दबा कर रखा गया। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह मामला मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा। इस मामले पर बाबा की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। फाइनली बाबा किस तरह अपनी दुर्गति तक पहुंचा? तो गुमनाम चिट्ठी लिखने वाली वो लड़की कौन थी? साधु रंजीत और पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति को किस तरह न्याय मिला? आइए जानते हैं इस बाबा की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में। हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। कभी जिसके करोड़ फॉलोअर्स होते थे वो उसके एक इशारे पर अपनी जान लुटा देने को तैयार थे। आज वही बाबा जेल की सलाखों के पीछे। जब भी उन्हें पेरोल मिलती है तो जेल के बाहर आ जाता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। एक समय वो भी था जब यह बाबा क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करता था। वहां के विधायक और सांसद उनके इशारे पर तय होते थे। लेकिन ये पत्र जब अखबार में प्रिंट होकर आया तो बाबा जी के दिमाग में सीटियां बजने लगी। उन्हें आश्रम में ही रहने वाले एक साधु पर शक हुआ और उन्होंने उसे मरवा दिया। अखबार के मालिक ने खबर क्या छापी, उसको भी यमलोक पहुंचा दिया। उन पर यह आरोप था कि अपने यहाँ रहने वाली साध्वियों में से जो लड़की उसे पसंद आ जाती, बाबा अपने लोगों को इशारा कर देता और वो लड़की बाबा की गुफा में पहुंच जाती थी। इसके बाद उस लड़की की मर्जी हो या ना हो, बाबा उस लड़की के साथ अपनी मनमर्जी जरूर कर लिया करता था। लेकिन आगे चलकर यह मामला कानून के गलियारों में इंसाफ के लिए कई सालों तक चक्कर लगाता रहा। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस मामले को लेकर सीरियस हुए। हरियाणा के हिसार जिले के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के नाम से एक आश्रम था। इस आश्रम के संचालन का सारा कार्यभार यहाँ के संत गुरमीत राम रहीम सिंह पर था। वो आश्रम की स्थापना के बाद डेरा सच्चा सौदा के तीसरे प्रमुख बने, यानी उनसे पहले दो लोग और इस पद पर काम कर चुके थे। पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में लोगों को टेम्परेरी शेल्टर देने के एम को ध्यान में रखते हुए डेरों की शुरुआत की गई थी। ये इनिशिएटिव उन लोगों के लिए लिया गया जो बेघर और बेबस थे। वो इस डेरे में आकर रह सकते थे, भोजन पानी हासिल कर सकते थे। एक अच्छे उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। जाति धर्म जैसे बिना किसी भेदभाव के लोग यहाँ आकर रहते थे, एक साथ खाना बनाते और एक साथ खाते पीते। आगे चलकर वो एक साथ विवाह भी करने लगे। 19 अप्रैल साल 1948 में बाबा शाह मस्ताना बलूचिस्तानी ने हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा को एस्टैब्लिश किया। बेसिकली पंजाब हरियाणा स्टेट में और इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में इसी तरह के 46 और आश्रम बनाए गए। इन तमाम आश्रमों को बाबा शाह मस्ताना बलूचिस्तानी ही कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस आश्रम की स्थापना के 12 साल बाद यानी कि 1960 में बाबा शाह मस्तानी की मौत हो गई और साल 1963 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा शाह सतनाम सिंह को बनाया गया। इन्होंने भी डेरा सच्चा सौदा में उन्हीं विश्वास को फॉलो किया जो पहले से एस्टैब्लिश थे। अपनी लाइफ पीरियड में इन्होंने डेरा सच्चा सौदा को काफी पॉपुलर किया। धीरे धीरे आसपास के लोगों में डेरा को लेकर एक आस्था बनती चली गई। राजस्थान में एक गांव है श्री गुरुसर मोदिया। इस गांव में मगर सिंह का परिवार रहता था। उनके साथ उनकी पत्नी नसीब कौर भी थी। 15 अगस्त 1967 को उनके घर पर एक बालक का जन्म हुआ। आपको बता दें कि मगर सिंह डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हुआ करते थे। 23 सितंबर साल 1990 में बाबा साहब सतनामी ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की गद्दी छोड़ दी और अपने वारिस के तौर पर गुरमीत सिंह राम रहीम को गद्दी सौंप दी। गुरमीत राम रहीम ने डेरा के तीसरे गुरु के तौर पर कमान संभाली। लेकिन गुरमीत सिंह के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बनने के पीछे यह बात भी कही जाती है कि गुरमीत सिंह ने शाह सतनाम को बंदूक की नोक पर रखकर खुद को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख घोषित करवाया। इस मामले में पत्रकार अनुराग त्रिपाठी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। आपको बता दें कि पत्रकार अनुराग त्रिपाठी न्यूज लॉन्ड्री, बीबीसी, तहलका जैसे मीडिया हाउसेस में काम कर चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत। उनकी इस किताब के अकॉर्डिंग जो फैक्ट सामने आए वो इस प्रकार है। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी अपनी किताब में गुरमीत राम रहीम के एक्स ड्राइवर खट्टा सिंह के हवाले से कहते हैं कि राजस्थान का एक इनामी बदमाश गुरजंत सिंह सतनामी गुरमीत राम रहीम का दोस्त हुआ करता था।
गुरवंत सिंह पर उस समय 20 लाख रुपयों का इनाम था। सतनामी खट्टा सिंह का डर का रिलेटिव भी था। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बनना चाहता था। उसने अपने दोस्त को जब ये बात बताई तो गुरवंत सिंह ने एक बार सतनाम सिंह के कनपटी पर AK-47 तान दी और गुरमीत सिंह को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख घोषित करने के लिए दबाव बनाया। आपको बता दें कि गुरवंत सिंह न केवल इनामी बदमाश था बल्कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का जनरल भी था। 30 अगस्त 1991 को पंजाब के मोहाली में एक एनकाउंटर के दौरान पंजाब पुलिस ने गुरवार सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान डेरा सच्चा सौदा में लोगों ने एक नई परंपरा को फॉलो करना शुरू किया, या फिर यूं कहें कि लोगों से इस नई परंपरा को फॉलो करने के लिए कहा गया। 31 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर सिरसा से ये ऐलान किया गया, 31 अगस्त को पूरे दिन का मौन रखा जाएगा। इस तरह साल में एक दिन पूरी तरह से मौन रखा जाने लगा। आने वाले 3 सालों तक इस रिचुअल्स को फॉलो किया गया और इसके बाद ये परंपरा समाप्त हो गई। इस घटना को गुरवंत सिंह राजस्थानी के एनकाउंटर से जोड़कर देखा जाता है, यानी कहीं ना कहीं गुरवंत सिंह को उसके एनकाउंटर के बाद कंडोलेंस देने के लिए 31 अगस्त को पूरे दिन का साइलेंट फॉलो किया जाता था। गुरजंट सिंह राजस्थानी पर पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट में दर्जनों हत्या के मुकदमे दर्ज थे। अब अगर आपके दिमाग में सवाल उछल कूद मचा रहा है कि आखिर गुरमीत राम रहीम और गुरजंट एक दूसरे के दोस्त कैसे थे, तो आपको बता दें कि ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, यानी कि राजस्थान के श्री गंगानगर के श्री गुरुवर गांव में ही दोनों रहते थे। सितंबर 1990 में जब शाह सतनामी ने अपने उत्तराधिकारी की खोजबीन चालू की तो अपने आसपास के लोगों में से उन्होंने 3 नाम को सिलेक्ट किया और लोगों को लग रहा था कि इन 3 में से ही कोई एक अगला डेरा प्रमुख बनेगा। लेकिन जब उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के तौर पर गुरमीत राम रहीम के नाम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। इसका रीजन ये था कि एक्सपीरियंस होल्डर और सीनियर लोगों को छोड़कर 23 साल की उम्र में गुरमीत राम रहीम को डेरा प्रमुख बनाया गया, जो किसी के लिए भी स्पिरिचुअल मोटिवेटर नहीं बन पाए, बल्कि इन्हें तो पैसे और पावर से लगाव था। जबकि इसके पहले के दोनों गुरु आध्यात्मिक विचारों वाले थे और उन्होंने लोगों को सत्य, न्याय और धर्म का रास्ता दिखलाया, जबकि गुरमीत राम रहीम का रास्ता इसके उलट था। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बनते ही 8 साल के भीतर गुरमीत राम रहीम ने सिरसा जिले के ज्यादातर हिस्सों को अपने डेरे का एक पार्ट बना लिया। सिरसा जिले में रहने वाले पत्रकार और दूसरे लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर डेरा सच्चा सौदा की प्रॉपर्टी बढ़ती कैसे जा रही है। बिना किसी दान के और बिना किसी सोर्स ऑफ इनकम के ये इस तरह कैसे बढ़ पा रहे हैं। उस समय सिरसा जिले में पूरा सच नाम का एक अखबार छपा करता था, जिसे रामचंद्र छत्रपति जी चलाया करते थे। भूमि पर अवैध कब्जे जैसी खबरों को लेकर वो अक्सर चर्चा में रहती थी। इस तरह की खबरें वो छापा करते थे। यही वजह थी कि वो पहले से ही डेरा सच्चा सौदा की टेढ़ी नजर में थे, जिसके अनुसार 30 मई को सिरसा जिले के रोडी मार्केट में पुलिस के एक सिपाही से भिड़ने के बाद एक कार वाला उलझ जाता है। इसके बाद पुलिस इस कार की सघन तलाशी लेती है तो इसमें पुलिस के हाथ एक पत्र की फोटोकॉपी लगती है। उस पत्र में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम डेरा में रहने वाली साध्वियों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। ये पत्र किसी गुमनाम साध्वी की तरफ से लिखा गया था। ये पत्र सिरसा जिले में पहले से ही सर्कुलेट हो रहा था और इस पत्र की एक कॉपी जब पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति के हाथ लगती है तो वो इसे एक खबर के साथ छाप देते हैं। इस खबर में वो उस पत्र को जैसे का तैसा प्रस्तुत करते हैं और इस खबर का टाइटल था धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं साध्वियों के जीवन बर्बाद। अखबार में छपी खबर की सूचना जैसे ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है, उन्होंने इस अखबार की एक एक प्रति को बाजार से इकट्ठा किया और जला दिया। लेकिन अब तक ये पत्र सिरसा जिले में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे चुका था। इस खबर को छापने के बाद इसके साइड इफेक्ट से रामचंद्र छत्रपति भी अलर्ट थे। उनकी जान को खतरा था, इसीलिए 2 जुलाई साल 2002 को उन्होंने सिरसा के तत्कालीन एसपी के नाम एक पत्र लिखा, लेकिन उनकी इस चिंता को इग्नोर कर दिया गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरमीत राम रहीम की ओर से डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर कृष्णलाल रामचंद्र छत्रपति पर आने वाले खतरे को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने गुरमीत राम रहीम से समझौता करने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन रामचंद्र छत्रपति झुकने वालों में से नहीं थे। इसके बाद 23 अक्टूबर साल 2002 को रामचंद्र छत्रपति ने एक बार फिर बाबा के खिलाफ अपने अखबार में खबर छापी। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव चार्जशीट को कोर्ट में पेश करते हुए लिखा कि इस घटना के बाद रामचंद्र छत्रपति के मर्डर की प्लानिंग की गई।
इस खबर के पब्लिश होने के बाद तो बाबा के शरीर का रोम रोम तिलमिला उठा। उसने अपने मैनेजर कृष्णलाल के रिवॉल्वर और एक वॉकी टॉकी का इंतजाम किया। इसके बाद अपने 2 समर्थकों निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को अपनी गुफा में बुलवाया। उनको ऑर्डर दिया कि जाओ जाकर रामचंद्र छत्रपति का काम तमाम कर दो। मुझे पल पल की खबर इस वॉकी टॉकी के जरिए देते रहना। 23 अक्टूबर 2002 को ये प्लानिंग हुई और 24 अक्टूबर को इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लिया गया। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम ने अपने जिन 2 लोगों को भेजा था, ये दोनों ही हथियार चलाने में माहिर थे। ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर शाम के 8 बजे ये रामचंद्र छत्रपति के घर के सामने पहुंचे और रामचंद्र को आवाज दी। रामचंद्र ने अपने दोनों बेटों को घर में रहने की हिदायत दी और खुद बाहर निकला। टारगेट के बाहर आते ही ये दोनों एक्टिव हो गए और इन्होंने रिवॉल्वर की 5 गोलियां रामचंद्र के शरीर में उतार दी। इसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर रामचंद्र का परिवार बाहर आया और रामचंद्र को सिरसा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें रोहतक के PGIMS हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। आने वाले कुछ दिन रामचंद्र की जिंदगी पर भारी थे। इनकी क्रिटिकल कंडीशन के बीच पुलिस ने रामचंद्र का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उस स्टेटमेंट में रामचंद्र ने अपने ऊपर हुए इस अटैक के पीछे गुरमीत राम रहीम को मास्टरमाइंड बताया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम का नाम दर्ज ही नहीं किया। जब रामचंद्र के बेटे ने पुलिस से इसका कारण पूछा तो पुलिस ने कहा कि उसका नाम आगे जोड़ दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने गुरमीत राम रहीम का नाम नहीं जोड़ा। रोहतक के अस्पताल में रामचंद्र की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। तब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में रामचंद्र का इलाज चलता रहता है, लेकिन 30 नवंबर 2002 को रामचंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एक पत्रकार की खबर जैसे ही सिरसा के लोगों को लगती है तो लोगों के बीच गुस्सा फूट पड़ता है। लोग डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ नारे लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले इस मामले में गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम नहीं जोड़ते, बल्कि वो तो इस मामले में एक दूसरा ही रंग देने पर तुले हुए थे। वो इसे पारिवारिक जमीन विवाद का नतीजा बताते हुए आगे की कार्यवाही कर रहे थे। रामचंद्र के बेटे अंशुल हर कीमत पर अपने पिता को इंसाफ दिलाना चाहते थे। उन्होंने साल 2003 में हाई कोर्ट में ही याचिका दाखिल की और अपने पिता की हत्या के मामले की जांच CBI से कराए जाने की मांग करी। जल्दी अंशुल की इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और 9 महीने तक याचिका को सुनने के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच CBI को हैंडओवर कर दी। इसके बाद एक के बाद एक साल गुजरते चले गए। पूरे 12 सालों के बाद CBI ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले के साथ साथ रामचंद्र छत्रपति की हत्या के संबंध में भी अपने एविडेंस कोर्ट के सामने रखे। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ये रंजीत सिंह कौन था और इसकी हत्या क्यों हुई। अपनी किताब में जर्नलिस्ट अनुराग त्रिपाठी इस घटना का जिक्र बाबा के एक सहयोगी के बयान के आधार पर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब पूरा सच अखबार में रामचंद्र छत्रपति ने अनाम साध्वी के लेटर को छाप दिया तो इसके कुछ समय बाद ही गुरमीत सिंह राम रहीम के गुंडों ने रंजीत सिंह की हत्या कर दी। उनका सोचना था कि रंजीत सिंह की वजह से ही ये पत्र इस तरह पब्लिक डोमेन में पहुंचा है। तो चलिए आप जानते हैं उस लेटर की डिटेल जिसकी वजह से ये पूरा केस लोगों के सामने आया। इस गुमनाम पत्र में लिखने वाले का नाम नहीं है, लेकिन जिस साध्वी ने लिखा है उसने अपने साथ हुए हादसे को काफी डिटेल में प्रेजेंट किया है। उसने बताया है कि उसे साध्वी बने हुए 2 साल हो गए। एक दिन महाराज की ही एक क्लोज शिष्या उनके पास आई और कहा कि आज रात महाराज की गुफा में आपकी ड्यूटी लगी है। रात के 10 बजे उसे गुरमीत राम रहीम की गुफा में ले जाया गया। साध्वी को लगा कि वो तो अपने भगवान से मिलने के लिए जा रही है। जब उसे महाराज के कमरे में पहुंचाया गया तो उसने देखा कि महाराज अपने हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठे थे और टीवी पर अश्लील फिल्म चल रही थी। इसके साथ ही बेड पर महाराज के कुशन के पास एक रिवॉल्वर भी था। वो रिवॉल्वर देखकर डर गई। महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और जब तुम्हें मैंने अपनी शिष्या बनाया उसी समय से तुम पर मेरा पूरा अधिकार हो गया। इसके बाद साध्वी ने लिखा कि महाराज का ये रूप देखकर वो बुरी तरह हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि महाराज के चेहरे के पीछे इस तरह का शैतान छुपा है। इसके बाद महाराज ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद साध्वी का दोबारा 20 से 30 दिन बाद नंबर आया और उसे महाराज की गुफा में जाना पड़ा। महाराज ने फिर उसका रात भर शारीरिक शोषण किया। इसके बाद तो हर 20 से 30 दिन के बाद उसे गुफा में जाना पड़ता था। साध्वी ने लिखा कि ऐसा केवल उसके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि डेरा में रहने वाली दूसरी महिलाओं के साथ भी ये बाबा यही व्यवहार कर रहा था। डेरा में लगभग 35 महिलाएं रह रही हैं। उन्हें सफेद साड़ियों में रहना होता है।
लेकिन सफेद साड़ी में ऑनरेबल नजर आने वाली ये महिलाएं अंदर से बहुत टूटी हुई हैं और उनकी जिंदगी नरक से बदतर हो गई। महाराज की शिष्याओं को महाराज की तरफ से आदेश था कि वो आपस में बातचीत नहीं कर सकती। महाराज की करतूत के बारे में भी वो किसी से बात नहीं करती। पत्र लिखने वाली साध्वी ने आगे लिखा कि अपने साथ हुई इस घटना के बारे में उसने अपने परिवार को जब बताया तो उसके परिवार ने उल्टा उसे ही डांटा, उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया। बीते दिनों बठिंडा की रहने वाली एक साध्वी ने अपने साथ हुई घटना के बारे में जब जिक्र किया तो वहां मौजूद महिलाओं ने उस लड़की को पीट दिया। इस समय वो लड़की अपने घर पर अपने बिस्तर पर मौजूद है और उसके पिता ने डेरा में सेवादार का काम भी छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र की एक लड़की भी डेरा में अपने साथ हुए कुकर्म की वजह से डेरा को छोड़ दिया। साथ ही उसके भाई ने भी यहाँ सेवादार का काम छोड़ दिया। इसके अलावा संगरूर, पटियाला, मानसा, लुधियाना जैसे क्षेत्रों से आई हुई लड़कियां वापस अपने घर को चली गई। वो लड़कियां आज भी इतनी डरी हुई है कि वो किसी से बात तक नहीं कर पा रही। इस समय वहां पर सिरसा, हिसार, मेरठ, फतेहाबाद जैसे क्षेत्रों से आई हुई लड़कियां रह रही हैं और उनके साथ भी यही कुकर्म किया जा रहा है। लेकिन डेरा के गुंडों के डर की वजह से वो लड़कियां चुप्पी बनाए हुई हैं। पत्र से मेरी जानकारी के बाद एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस पूरे पत्र में रंजीत सिंह का रोल कहां आ जाता है। तो आपको बता दें कि पत्र में कुरुक्षेत्र की जिस लड़की का जिक्र है उस लड़की का भाई भी अपनी बहन के साथ डेरा छोड़कर चला गया था। रंजीत सिंह इस लड़की का भाई है जो कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी और अपने साथ हुए कुकर्म की वजह से डेरा छोड़कर चली गई। रंजीत सिंह सिरसा आश्रम से लगभग 220 किलोमीटर दूर स्थित कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया विलेज में रहा करता था। आपको बता दें कि रंजीत सिंह एक समय गुरमीत राम रहीम का बहुत बड़ा भक्त था। वो अक्सर महाराज के करीब रहा करता था। लेकिन इस पत्र के सामने आने और सर्कुलेट होने की वजह से गुरमीत सिंह के लोगों को लगता था कि इस पूरे काम में रंजीत सिंह का हाथ है, इसीलिए उसे जान से मार दिया गया। इसके बाद इसी पत्र को अपने अखबार में प्रिंट करने के चलते रामचंद्र छत्रपति की भी हत्या करवा दी गई। तो कहीं न कहीं ये दोनों मामले एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसीलिए सीबीआई ने इन दोनों मामलों की एक साथ जांच करी। इसके बाद जब सीबीआई ने राम रहीम की गुफा और अन्य मामलों की जांच की तो राम रहीम का शैतानी चेहरा सबके सामने आया। आइए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार सीबीआई ने इसकी शैतानी करतूतों को दुनिया के सामने रखा। इस मामले की जांच करने वाले सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि उनके लिए इस मामले में आगे बढ़ पाना बहुत बड़ा मुश्किल था। जब साल 2002 में उनके हाथ में ये मामला आया तब शुरुआती 3 महीनों में उनके सारे प्रयास सफल हो गए। सीबीआई ने डेरा प्रशासन से साल 1999 से लेकर 2002 के बीच डेरा में रहने वाली साध्वियों की डिटेल मांगी तो उन्हें वो डिटेल प्रोवाइड ही नहीं कराई गई। सीबीआई को ना तो डेरा प्रशासन से कोई हेल्प मिल रही थी, ना ही लोकल पुलिस उनका साथ दे रही थी। एक तरह से देखा जाए तो डेरा प्रशासन अपने कुकर्मों को इसलिए कंटिन्यू करता रहा क्योंकि उसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। वो अपने पैसों से पुलिस का मुंह बंद कर चुका था। सीबीआई के अधिकारी 3 सालों तक पंजाब और हरियाणा के चक्कर काटते रहे, मगर उन्हें इस मामले में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी दौरान सीबीआई को बठिंडा में रहने वाली एक ऐसी साध्वी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जो साल 1999 के दौरान डेरा सच्चा सौदा में रह रही थी। सीबीआई ने उस साध्वी से संपर्क किया और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन उस साध्वी ने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन आगे चलकर साल 2005 आते आते सीबीआई को इस मामले में एक बिग ब्रेक थ्रू मिला। सीबीआई को 53 ऐसी साध्वियों की लिस्ट मिली जो डेरा से लगे हॉस्टल में रहती थी। इसके अलावा 80 ऐसी साध्वियों की सूची भी हाथ में लगी जो नए और पुराने डेरा के आश्रम में रहती थी। साथ ही साल 1997 के बाद डेरा छोड़कर जाने वाली 24 साध्वियों के बारे में भी सीबीआई को पता लगा जो कभी डेरा सच्चा सौदा में रहा करती थी। इसके बाद सीबीआई में डेरा के आश्रमों में रहने वाली कुल 133 साध्वियों से संपर्क किया, जिनमें से वो 130 साध्वियों से बातचीत कर पाए। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी साध्वी ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं थी। जो साध्वियां जो डेरा छोड़कर जा चुकी थी, अब सीबीआई उनकी तलाश करने में लगी थी। तो इस काम को पूरा करने में सीबीआई को 6 महीनों का समय लगा और इस दौरान सीबीआई 24 में से 20 साध्वियों के साथ संपर्क करके उनसे बातचीत करने में सफल रही। लेकिन इनके साथ ही समस्याएं कम भी नहीं थी। उनमें से बहुतों की अब शादी हो चुकी थी, वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी थी, उनके बाल बच्चे हो चुके थे और अब वो नहीं चाहती थी कि वो इस मामले में बतौर एविडेंस सामने आए और उनका बसा बसाया घर उजड़ जाए। क्योंकि ये बात तो सबको पता थी कि यदि डेरा सच्चा सौदा में बाबा के कुकर्मों का शिकार हुई किसी साध्वी के बारे में अगर उसके पति को पता चल गया तो बेचारी साध्वी का जीवन दोबारा बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा इन साध्वियों के परिवार वाले भी इन्हें सीबीआई से बात नहीं करने दे रहे थे। लेकिन इसके अलावा इन साध्वियों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने बाबा के खिलाफ मुंह खोला
तो हो सकता है कि उनके और उनके परिवार की जान को खतरा पैदा हो जाए। अंधभक्ति की हद तो तब हो गई जब सीबीआई को ऐसे भी परिवार मिले जो अपनी बेटियों के साथ हुए कुकर्म को जानने के बाद भी बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम के भक्त बने हुए थे और वो किसी भी हालत में बाबा के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं थे। अब आप खुद ही बताइए कि क्या इस तरह किसी बाबा की अंधभक्ति करनी चाहिए? आखिर गुरमीत सिंह राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की लेगेसी की आड़ में अपने काले कारनामों को अंजाम दिया। डेरा में रहने वाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता रहा और लोग उसे बाबा मानकर पूछते रहे। आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। आपको बता दें कि इनमें से कई साध्वी या जब अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात अपने परिवार को बताती थी तो उनके परिवार वालों को अपनी ही बहन बेटियों की बात पर भरोसा नहीं होता था। उन्हें लगता था कि इनका ही मन डेरा सच्चा सौदा आश्रम में नहीं लग रहा है, इसीलिए वो उसे छोड़कर आ गई। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने हार नहीं मानी और वो इस मामले में एविडेंस की तलाश करती रही। फाइनली साल 2006 में 2 साध्वियां ऐसी मिली जो सीबीआई के सामने ही नहीं बल्कि अदालत के सामने आकर भी बाबा के कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा सामने रखने के लिए तैयार हुई। मार्च 2007 में सीबीआई ने इनमें से एक साध्वी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट कलेक्ट किया। उस साध्वी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम उसके इंट्रोडक्शन को आपके सामने नहीं रख रहे हैं बल्कि हम उसे एक नाम दे देते हैं, लवली। लवली ने सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में बताया कि जब वो अपने भाई के कहने पर साल 1999 में डेरा सच्चा सौदा में एंटर कर गई तो उसे सबसे पहले साध्वी निवास में रखा गया। इसके बाद उसे डेरा सच्चा सौदा के ही द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में ड्यूटी पर लगा दिया। लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इसके बाद लवली को महाराज की गुफा के बाहर संतरे की ड्यूटी पर लगाया जाने लगा। उसे ये ड्यूटी शाम को 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करनी होती थी। उसकी ड्यूटी 20 दिन में केवल एक बार ही लगती। एक बार लवली गुरमीत राम रहीम की गुफा के बाहर ड्यूटी कर रही थी, तभी उसने देखा कि उसे महाराज के कमरे से एक लड़की बाहर निकली। लवली ने उस लड़की से पूछा कि अंदर क्या हुआ, तो उस लड़की ने महाराज को गालियां देते हुए कहा, ये बहुत ही बुरा आदमी है। लवली ने फिर पूछा, अरे बताओ आखिर अंदर हुआ क्या? घटना के अगले दिन इस लड़की के माता पिता डेरा सच्चा सौदा में आए और उसे और उसकी बहन को वहां से निकाल कर ले गए। संत राम रहीम की गुफा में जिस किसी भी लड़की को बुलवाया जाता था तो उसे ये बताया जाता था कि महाराज तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए माफी देने के लिए बुला रहे हैं। लड़कियों को नहीं मालूम होता था कि महाराज उनको ये माफी उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर देने वाले हैं। तो एक दिन लवली का नंबर भी आता है जब महाराज ने उसे माफी देने के लिए अपनी गुफा वाले कमरे के भीतर बुलवाया। लवली जब माफी लेने के लिए राम रहीम के कमरे में गई तो राम रहीम ने भी अपने अंदाज में उसे माफी दे दी। लवली को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में किसी को बताना था, लेकिन वो चुप रह गई। पर इसके बाद तो ये सिलसिला ही बन जाने वाला था। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर लवली को बाबा राम रहीम ने माफी देने के लिए गुफा में बुलाया। लवली को बाबा की गुफा में दोबारा जाना ही पड़ा। बाबा ने एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन राम रहीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बात अब दूर तक जाने वाली है। इसी बीच लवली का भाई उससे मिलने के लिए डेरा सच्चा सौदा में आया। जब लवली ने अपने साथ हुए इस इंसिडेंट की बात अपने भाई से बताई, दरअसल लवली का भाई इस डेरा सच्चा सौदा में सेवादार का काम करता था और वो महाराज गुरमीत राम रहीम का बहुत ही खास और विश्वास पात्र आदमी था। लेकिन उसकी बहन ने जब अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो उसका भाई रंजीत भी हैरान हो गया। रंजीत की एक लड़की डेरा के द्वारा संचालित किए जा रहे एक स्कूल में ही पढ़ाती थी। अपनी बहन के साथ हुए इस हादसे की जानकारी लगने के बाद रंजीत ने अपनी बेटी को भी स्कूल से निकाल लिया और बहन को भी वहां से लेकर चला गया। रंजीत जिस तरीके से अपनी बहन और बेटी को डेरा सच्चा सौदा से निकाल कर ले गया, इसके कुछ दिनों के बाद ही डेरा के भीतर राम रहीम की करतूत को उजागर करता हुआ वो पत्र घूमने लगा। इसके बाद डेरा में रहने वाले लोगों और राम रहीम को ये लगने लगा कि ये करतूत रंजीत सिंह की ही है। सीबीआई ने लवली का स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि गुरमीत सिंह राम रहीम अपने पैसे और पावर का भरपूर इस्तेमाल करेगा। उसका लॉयर इस फैक्ट को बतौर डिफेंस इस्तेमाल करेगा कि लवली के भाई रंजीत की मौत हो गई और इसीलिए लवली अपने भाई की मौत के सदमे में आकर वो गुरमीत राम रहीम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इसीलिए सीबीआई कुछ और ऐसे विक्टिम को सर्च करने लगी जो राम रहीम के खिलाफ गवाही दे सके। सीबीआई ने कई और साध्वियों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी राम रहीम के खिलाफ खुलकर गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं हुई। काफी मेहनत और सर्च करने के बाद एक और साध्वी गुरमीत सिंह राम रहीम के खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुई। 27 अक्टूबर साल 2007 को अंबाला की एक अदालत में इस साध्वी ने सीबीआई की तरफ से विक्टिम के तौर पर बाबा राम रहीम के खिलाफ
स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो सिरसा की रहने वाली थी और सितंबर 1999 में वो जब डेरा सच्चा सौदा में ही रहती थी, उस दौरान उसकी ड्यूटी बाबा राम रहीम की गुफा के दरवाजे पर गार्ड के तौर पर लगी। वो अपनी ड्यूटी के दौरान रात 8 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी करती थी। एक बार जब वो गुफा के दरवाजे पर ड्यूटी दे रही थी, तभी अचानक गुरमीत अपनी गुफा से बाहर आया और उसे कमरे के भीतर आने के लिए कहा। वो बाबा को भगवान की तरह मानती थी, लेकिन जब गुफा के अंदर गई तो बाबा का शैतान वाला रूप सामने आया। बाबा ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसकी इज्जत तार तार कर दी। इसके अगले दिन उसके माता पिता डेरा में सत्संग करने के लिए आए। वो जब अपने माता पिता से मिली तो उसने बाबा का असली चेहरा माता पिता को बताया और उसकी करतूत के बारे में बताया। उसके माता पिता उसे अपने साथ ले गए और इसके बाद मई साल 2000 में इसकी शादी कर दी। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीबीआई ने इस लड़की से संपर्क किया तो इसी दौरान डेरा सच्चा सौदा से इस लड़की के घर पर धमकी भरे फोन भी आने लगे, जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि कोई भी सीबीआई को बयान न दे। लेकिन इसके बावजूद भी जब पीड़िता ने सीबीआई के सामने अपना बयान दिया तो उसे इस बात के लिए धमकाया जाने लगा कि वो अपना बयान वापस ले ले। लेकिन इस पूरे मामले में असली विलेन की एंट्री तो अभी बाकी थी। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के पहले और दूसरे गुरुओं ने जनता के बीच इतने अच्छे काम किए थे कि उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में थी। आज भी डेरा सच्चा सौदा के ब्लाइंड फॉलोअर्स बाबा राम रहीम को निर्दोषी मानते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में 28 विधानसभा क्षेत्र में बाबा राम रहीम का अच्छा खासा वर्चस्व है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में आने वाली लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनावों पर भी डेरा सच्चा सौदा का असर रहता है। डेरा सच्चा सौदा चुनाव के दौरान इस बात का खुलकर ऐलान करता था कि उसके फॉलोअर्स किस पार्टी को वोट दे। यही वजह है कि इस क्षेत्र के राजनेताओं ने कभी भी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की हरकतों और उसकी बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टा उसका समर्थन ही किया। और इस मामले में भी सीबीआई पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि वो गुरमीत सिंह राम रहीम के खिलाफ चल रही जांच को छोड़ दे। तब कांग्रेस के 3 स्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साल 2007 में सीबीआई पर गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जांच न करने के लिए दबाव बनाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के राजनेताओं ने भी गुरमीत सिंह को संरक्षण देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसे सीबीआई की जांच से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। साल 2007 में डेरा सच्चा सौदा ने पॉलिटिकल अफेयर्स विंग का गठन किया, जिसका मकसद अपने फॉलोअर्स को खुलकर ये मैसेज देना था कि वो किस पार्टी को वोट करें। इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे और डेरा सच्चा सौदा ने कांग्रेस का समर्थन किया। साल 2007 में हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनी, लेकिन डेरा सच्चा सौदा का यह प्रभाव इसी लिमिटेड एरिया तक था और यही के लोकल पॉलिटिशियन राम रहीम से इफेक्टेड रहा करते थे। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर गुरमीत राम रहीम का कोई प्रभाव नहीं था। साल 2007 में जब डेरा सच्चा सौदा और सिखों के बीच टकराव हो रहा था, इसी दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई के साथ मीटिंग की और सीबीआई को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि वो फुल पावर से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जांच करे। साल 2007 के जुलाई महीने में सीबीआई ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट में गुरमीत सिंह के खिलाफ रेप का केस फाइल किया, जिसमें उस पर 2 साध्वियों के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा। साल 2008 के सितंबर महीने में सीबीआई ने गुरमीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की और इसके बाद 2011 में इस स्पेशल कोर्ट को अंबाला से पंचकुला में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था। साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन के पहले हरियाणा में असेंबली इलेक्शन थे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव के इंचार्ज रहे कैलाश विजयवर्गीय अपने 44 असेंबली मेंबर्स के साथ बाबा राम रहीम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे ताकि इलेक्शन में डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स का सपोर्ट हासिल कर सके। इस इलेक्शन में डेरा सच्चा सौदा की पीडब्ल्यू ने बीजेपी को सपोर्ट किया और हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव थे। इस दौरान भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भाजपा का सपोर्ट किया गया। फिर साल 2017 में जब गुरमीत सिंह पर चल रहे केस का फैसला आना था, उसके 10 दिन पहले हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर राम विलास शर्मा ने अपने विभाग के कोटे से डेरा सच्चा को 51 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। ये डोनेशन डेरा में खेलों को प्रमोट करने के नाम पर दिया गया। इस दौरान सीबीआई के चीफ रहे मिस्टर नारायण ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि पहले गुरमीत सिंह के सपोर्ट में कांग्रेसी नेताओं के कॉल आते थे, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के कॉल आ रहे हैं। यहां तक कि हरियाणा सरकार के मंत्रियों के भी फोन आते थे ताकि गुरमीत सिंह की सपोर्ट में सीबीआई पर दबाव बनाया जा सके। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की हुई कि भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरमीत सिंह राम रहीम को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। राम रहीम के खिलाफ सीबीआई कितने दबाव में काम कर रही थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।
25 अगस्त 2017 को पंचकुला कोर्ट 2 साध्वियों के साथ हुए बलात्कार के मामले में अपना फैसला देने वाली थी। आज गुरमीत सिंह राम रहीम को अदालत में पेश होना था, लेकिन उसने साधारण मुजरिम की तरह अदालत जाने के बजाय अपने पूरे ग्रुप के साथ अदालत पहुंचने का डिसीजन लिया। सुबह 8:30 बजे सिरसा से निकलकर राम रहीम अपने समर्थकों के साथ रोड के रास्ते होता हुआ फतेहाबाद, उकलाना, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से होता हुआ पंचकुला पहुंचा। उसके साथ लगभग 350 से अधिक गाड़ियों का काफिला था। इस दौरान उसके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे। उनके हाथ में लाठी डंडों के अलावा तलवारें भी थी, यानी वो हिंसा करने के इरादे से ही आए थे। राम रहीम भी इस बात को जानता था कि यदि फैसला उसके खिलाफ आया तो उसके समर्थक शहर में दंगे फसाद कर देंगे। जब राम रहीम का काफिला अदालत की तरफ बढ़ रहा था तो उसके कुछ समर्थक उसकी गाड़ी के आगे लेट गए, कुछ उसकी गाड़ी के साथ साथ भाग रहे थे। दोपहर 2 बजे राम रहीम अदालत पहुंचा। उसके समर्थकों को अदालत के बाहर ही रोक दिया गया। लगभग 2 लाख डेरा समर्थक उस दिन शहर में मौजूद थे और अदालत के आसपास नजर आ रहे थे। लगभग 3 बजे सीबीआई के स्पेशल जज जगदीप सिंह ने गुरमीत सिंह राम रहीम के खिलाफ दोष सिद्ध का डिसीजन दिया। वो रेप के दोनों ही मामलों में अपराधी साबित हो गए। हरियाणा पुलिस अपनी तरफ से सावधानी बरतते हुए चुपचाप राम रहीम को हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक ले गए, लेकिन उसके समर्थकों ने पंचकुला में जबरदस्त उपद्रव मचाया। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से अपने हाथ में लेते हुए डेरा फॉलोअर्स हिंसा पर उतारू हो गए। इसमें 39 लोगों की जान गई। अरबों रुपयों की गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया। इसके साथ ही नेबर डिस्ट्रिक्ट जैसे मनसा, फिरोजपुर, बठिंडा में भी हिंसा हुई। इसके बाद 28 अगस्त को राम रहीम के खिलाफ सजा का ऐलान होना था। इसके लिए रोहतक की सुनरिया जेल के बाहर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी की 23 कंपनी को भी डिप्लॉय किया गया। जस्टिस जगदीप सिंह ने इन दोनों मामलों में राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा विक्टिम साध्वियों को अदालत ने 14 लाख रुपयों का मुआवजा भी देने का डिसीजन दिया। जज साहब के मुख से ये वर्डिंग सुनने के बाद राम रहीम नीचे बैठ जाता है और अपने लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन अभी भी रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार वाले अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे। आखिरकार 11 जनवरी 2019 में रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए राम रहीम को दोषी माना गया। इसके बाद अक्टूबर 2021 में रंजीत सिंह की हत्या के लिए भी राम रहीम को दोषी माना गया। इसके लिए राम रहीम और उसके 4 साथियों कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदील को उम्र कैद की सजा हुई। फिलहाल राम रहीम जेल में है, लेकिन वो सुर्खियों में तब आता है जब वो पैरोल से बाहर आता है। इसके बाद वापस जेल में आ जाता है। अपनी सजा के दौरान वो समय समय पर पैरोल के नियम के तहत जेल से बाहर आ जाता है। वैसे किसी आम आदमी को क्या इतनी आसानी से पैरोल मिल जाती है? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स में दीजिए। ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।